एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन प्रेप इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई है। तो चलिए हम इसके बेसिक्स को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या एटम होता है, क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वगैरह वगैरह। आपने कभी सोचा है कि जैसे रात के समय जब आप आसमान को देखते हैं तो एक अजीब सी कामनेस आपको देखने को मिलती है, एक अजीब सी शांति आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और क्या आपने ये कभी सोचा है कि आप लोग एग्जिस्ट कैसे किए, ये अर्थ कैसे बनी, यहाँ पर आप और मैं कैसे बैठे हैं, आपके पास ये जो कंप्यूटर है या जो फोन है या जो चेयर है या जो टेबल है, ये सब कैसे एग्जिस्ट करती है। तो इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी जो है कहानी है, उसको मैं आपको समझाती हूँ, जिससे आपका केमिस्ट्री का बिगनिंग जो है, केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आपने कभी ना कभी जियोग्राफी में बिग बैंग के बारे में सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में एक्चुअली क्या है कि ये हमें यूनिवर्स के बारे में बताता है, यूनिवर्स। ठीक है। तो एक समय ऐसा था कि जो यूनिवर्स है वो जो सुई होती है, ठीक है, उसकी नोक से भी छोटा था। ठीक है, आप लोगों ने सुई देखी होगी जिससे कपड़े सिले जाते हैं। ठीक है, उस सुई की नोक से भी छोटा था और उसके जो टिप पॉइंट होता है उसके ऊपर क्या है, वो एक सिमटा हुआ था और उसमें बहुत एनर्जी जो है कंजस्टेड फॉर्म में रखी हुई थी। और उस समय ये जो पॉइंट है, ये जो यूनिवर्स है, मैंने क्या कहा कि सुई की नोक के से भी छोटा, सुई की जो नोक होती है उससे भी छोटा यूनिवर्स था। ठीक है। और उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सी एनर्जी क्या थी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बंद थी। यानी कि उस समय जो यूनिवर्स था वो बहुत गर्म था, वार्म था, या आप बोलो कि बहुत ज्यादा हॉट था। ठीक है। अब क्या होता है कि उसी समय क्या होगा, एक समय के बाद में क्या होगा, एनर्जी का नेचर ही होता है कि वो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी थी वो अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में थी, अंदर की तरफ क्या थी, बंद थी। एक समय ऐसा आया कि ये जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ रिलीज होने लगी, बाहर की तरफ फैलने लगी, एक्सपांड होने लगी। ठीक है। इसी एक्सपांडेशन को कहा गया है बिग बैंग थ्योरी। समझ में आई बात। कुछ लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कुछ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा या एक जैसे बम ब्लास्ट होता है उस तरीके से कुछ हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा पार्टिकल था जिसके अंदर बहुत सी एनर्जी जो है अंदर की तरफ स्टोर थी, और एक टाइम ऐसा आया कि उसने अपनी एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। उस रिलीज करने वाले जो सिनेरियो है, वो जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, उसी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें क्या हो रहा है कि आपके यूनिवर्स से एनर्जी बाहर की तरफ क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो यूनिवर्स था बहुत छोटा था, सुई की नोक से भी छोटा। ठीक है। इसमें बहुत सी एनर्जी थी, इसका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा कैसा था, हाई था। अब जैसे जैसे इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती जा रही है, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। इसी दौरान क्या होगा, 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, जब ये बिग बैंग थ्योरी हो रही थी तो इसी के जो फर्स्ट 1 सेकेंड है उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है। 1 सेकेंड से कम समय में क्या प्रोसेस हुआ, 1 सेकेंड में क्या प्रोसेस हुआ, और 3 मिनट 20 सेकेंड्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस हुआ। ये 3 टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है मेनली। ठीक है। एक कौन सा टाइम आपको ध्यान रखना है, 1 सेकेंड से कम का समय। एक टाइम आपको ध्यान रखना है एग्जैक्ट 1 सेकेंड पे क्या हुआ। एक टाइम आपको ध्यान रखना है कि 3 मिनट 20 सेकेंड पे क्या हुआ। ठीक है। तो यहीं से आपको इसी टाइमलाइन से समझ में आएगा कि कैसे हमारा एटम बनता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिए, बिग बैंग टाइमलाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। द कंडेंस लाइन ऑफ द यूनिवर्स। कंडेंस लाइन ऑफ द यूनिवर्स का मतलब क्या है कि पहले जो यूनिवर्स था वो कैसा था, एकदम बहुत छोटा था, माइक्रो
में था ये, और इसके अंदर बहुत सारी जो है एनर्जी स्टोर थी, और फिर धीरे धीरे उसने अपने क्या किया, एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज किया। इसका जो टेम्परेचर हाई था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे लो होने लगा, ठंडा होने लगा। ठीक है, तो हमको इसकी जो है इनक्रेडिबल जर्नी देखनी है, ठीक है, इन्फिनिटी की। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए टाइमलाइन 0 सेकंड में क्या होता है, 0 सेकंड मतलब, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, 0 सेकंड यहाँ लिखा है तो क्या था, जब यूनिवर्स सिमटा हुआ था छोटे से एक पार्टिकल के अंदर, तब ना कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई लाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, समय उस समय था ही नहीं, समय तो यूनिवर्स के बनने के बाद जनरेट हुआ है। ठीक है, तो 0 सेकेंड पर क्या होता है, 0 सेकेंड जब था तब बिग बैंग जो है कंसेप्ट हमारा आता है, बिग बैंग थ्योरी हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है 0 सेकेंड पे। ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम हीट के साथ में क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है। अब लेस देन 1 सेकेंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल होगा लेस देन 1 सेकेंड के अंदर। क्या क्या बनेगा उसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये कब होगा, जैसे जैसे यूनिवर्स जो है अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करेगा, कूल डाउन करेगा, वैसे वैसे आपके क्या बनते जाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बनते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि 3 to 20 मिनट्स में क्या होगा, तो 3 to 20 मिनट्स में होता है न्यूक्लियोसिंथेसिस, लाइट न्यूक्लियाई आर क्रिएटेड। क्या क्या किस चीज का डेवलपमेंट हुआ है, लाइट का। ठीक है, लाइट न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होता है, न्यूक्लियोसिंथेसिस होती है। न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब होता है हीलियम नहीं, यहां पर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। ठीक है, और जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो लाइट जो है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, जनरेट होती है, एनर्जी एक तरीके से आप मान लीजिए कि क्रिएटेड होती है उस समय पे। ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद में क्या होता है, जो 3,80,000 साल पहले, ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट एटम हाइड्रोजन क्या होगा, फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होगा। इस समय तक जो टेम्परेचर है वो -3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। आज का जो हमारा प्लेनेट है, आज की जो हमारी अर्थ है, प्लेनेट, स्टार, ह्यूमंस, ठीक है, और हमारी जो पूरी केमिस्ट्री है, उसका जो करंट एवरेज टेम्परेचर है वो कितना हो चुका है, -270 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं एक कहानी के थ्रू आपको समझाऊंगी, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो बिग बैंग थ्योरी है, इसमें जो लेस देन 1 सेकेंड का जो टाइम था, इस समय क्या हुआ, यूनिवर्स को क्या करना था, देखिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि पहले तो ना तो टाइम एग्जिस्ट करता था, ना तो लाइट एग्जिस्ट करती थी, मतलब पहले कुछ था ही नहीं, जीरो था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, जैसे ही बिग बैंग का प्रोसेस हुआ, मतलब कि जो यूनिवर्स है उसने अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट की, तब उस कंडीशन में दो चीज हुई। ठीक है, दो चीज हुई, क्या चीज हुई, मैटर का फॉर्मेशन हुआ, मैटर का फॉर्मेशन। और नेचर का ये रूल है कि अगर कोई चीज बनती है तो उसके अपोज में भी वो एक चीज बनाता है, तो मैटर के साथ साथ में एंटी मैटर का भी फॉर्मेशन हुआ, एंटी मैटर। यहां पर जो मैटर है वो एक्चुअली में था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन था, इलेक्ट्रॉन। और जो एंटी मैटर है वो इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट था, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था। इसका जस्ट अपोजिट है, मैंने क्या कहा, एंटी मैटर बना है। मैटर कौन है, इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और एंटी मैटर कौन बनता है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन बनता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप में फ्री था, एकदम फ्री तरीके का एक पार्टिकल था, जो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था, अपनी ही दुनिया में मलंग रहता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर की एक ड्रॉप है, तो वाटर की ड्रॉप जो है वो अपने आप में क्या है, फ्री है। ठीक है, अपने आप, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक वाटर की ड्रॉप है, वो अपने आप में फ्री है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन था उस समय पे क्या था, ये अपने आप ये जो है जैसे ही बिग बैंग स्टार्ट हुआ तो दो चीजों का फॉर्मेशन हुआ, मैटर और एंटी मैटर। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले फॉर्म्ड हुआ था, और उसके बाद में उसका एंटी मैटर प्रोजेस्ट्रॉन फॉर्म हुआ था। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, तो एंटी मैटर में जस्ट उसका अपोजिट चार्ज पॉजिटिव था। ठीक है,
अब क्या हुआ कि देखिए नेचर का जो प्लान है वो बहुत वास्ट था। नेचर को बनाना था, अर्थ बनाना था, गैलेक्सीज बनानी थी, प्लैनेट्स बनाने थे, पूरा सोलर सिस्टम बनाना था ना। तो नेचर का जो प्लान था वो बहुत वास्ट था, उसको पता था उसको क्या क्या करना है। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोजेस्ट्रॉन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल थी एक समय पे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे। और अट्रैक्शन होने के बाद में ये एक दूसरे के साथ में कोलाइड होकर फिर से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते थे। मतलब जिस एनर्जी से ये बने हैं, आपस में टकरा कर वापस से उसी एनर्जी में क्या हो जाते थे, कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है। तो फिर नेचर ने सोचा कि ऐसे तो फिर प्लेनेट बन ही नहीं पाएगा, अर्थ नहीं बन पाएगी, सोलर सिस्टम नहीं बन पाएगा, बाकी सारी चीजें भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो जो नेचर है उसने क्या किया, नेचर ने ये किया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन या हम बोले 1 अरब, ठीक है, अगर उन्होंने प्रोजेस्ट्रॉन बनाया तो उन्होंने 1 अरब जो है या 1 मिलियन जो है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन भी बनाया। पर इलेक्ट्रॉन में 1 मिलियन +1 एक क्वांटिटी उन्होंने क्या कर दी, ज्यादा बनाई। अगर उन्होंने प्रोजेस्ट्रॉन 1 मिलियन बनाया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को 1 मिलियन +1 बनाया। ठीक है, एक क्वांटिटी क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कर दी। अब इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में टकरा रहे थे, कोलाइड हो रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, प्रोजेस्ट्रॉन लगातार और इलेक्ट्रॉन लगातार एक दूसरे से टकराकर फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे थे, फिर से डिस्ट्रॉय हो रहे थे, फिर से बन रहे थे, फिर से कोलिजन हो रहा था, फिर से टकराकर फिर से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे थे। तो अब जब उन्होंने +1 कर दिया ना, तो इससे क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करने लगे और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे। अब एक समय ऐसा आया कि प्रोजेस्ट्रॉन हार मान जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने लगते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी एक ज्यादा थी। तो अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है, 1 मिलियन प्रोजेस्ट्रॉन है, तो 1 मिलियन तो आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो वो एक पार्टिकल है जो एक्स्ट्रा बनाया था नेचर ने, वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और उसी 1 पार्टिकल के बेसिस पर हमारी अर्थ, आप, में, हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप सोचे कि हम लोग कितना टाइनी पार्टिकल है जो एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स के अंदर, कि हम सिर्फ एक 1 नंबर के बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प सा कंसेप्ट है हमारे यूनिवर्स का। ठीक है, चलिए। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में सबसे पहले कौन जनरेट हुआ था, उसका ही जुड़वा भाई, उसका अपोजिट जुड़वा भाई प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी लेस देन 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में प्रोजेस्ट्रॉन तो खत्म हो गया, अब एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बाद में इन इन दोनों के साथ में एक चीज और बन रही है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स, ठीक है। तो लेस देन 1 सेकेंड में क्या क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना, प्रोजेस्ट्रॉन बना, और बना आपका क्वार्क्स। ठीक है, अब ये क्वार्क्स क्या है, क्वार्क्स भी जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ बताया था मैंने कि वो फ्रीली एक स्वतंत्र मॉलिक्यूल है, एक फ्री मॉलिक्यूल है, एक फ्री पार्टिकल, मॉलिक्यूल नहीं पार्टिकल, सॉरी, एक फ्री पार्टिकल्स था जो घूम रहा था, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में। वैसे ही क्वार्क भी क्या है, इसी के साथ में डेवलप्ड हुए कुछ पार्टिकल्स थे। अब क्वार्क्स जो है वो 2 टाइप के थे, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क यानी कि पॉजिटिव होगा इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अक्वार्क और डाउन क्वार्क क्या होगा, यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ। अब इसी क्वार्क से जनरेट होंगे आपके प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन। कैसे, तो देखिए, जो अप क्वार्क था ना, जो अप क्वार्क था, ठीक है, और डाउन क्वार्क था, डाउन क्वार्क। तो जब 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलते थे तो बनता था प्रोटॉन। ठीक है, और जब एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क कंबाइन होते थे तो बनता था न्यूट्रॉन। ठीक है, अप क्वार्क का जो वैल्यू था वो है 2/3। ठीक है, और जो डाउन क्वार्क का वैल्यू है वो था -1/3।
तो दो अप क्वार्क अगर मिल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3। ये मैं इसकी बात बता रही हूँ। जब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलता है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है +1। तो +1 यानी कि आपका प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, तो 1 अप क्वार्क यानी कि क्या हो गया आपका 2/3, और 2 डाउन अप क्वार्क अगर कंबाइंड होते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0, जो कि क्या है आपका न्यूट्रॉन है। समझ में आया? तो यूनिवर्स से सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन बनता है, बहुत ही हल्का सा पार्टिकल है, मलंग होकर घूमता रहता है एकदम। जिससे जो रहते हैं ना एक्सोवर्ट्स जो बंदे होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपनी मस्ती में घूम रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बस वैसा ही इलेक्ट्रॉन था। फिर क्वार्क्स भी उसी समय बनते हैं। क्वार्क्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो होती है +2/3, और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू थी वो है -1/3। तो जब दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलता है तो उससे आपके प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है जिसका चार्ज है +1। जब एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क आपस में मर्ज होते हैं तो उनकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0, जिससे आपके न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोजेस्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो चुका था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज और दिक्कत दे रही थी यूनिवर्स के सामने, नेचर के सामने एक चीज और दिक्कत दे रही थी। वो दिक्कत ये थी कि जो न्यूट्रॉन था उसका फॉर्मेशन तो हो रहा है, न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ सेकेंड से कुछ मिनट्स के भीतर, यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन अपने आप डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या करता है, जो प्रोटॉन है वो ये सारी चीजें देख रहा है। ठीक है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, ये चीज देख रहा है कि भैया जो न्यूट्रॉन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो प्रोटॉन क्या कहता है न्यूट्रॉन से, वो बोलता है कि एक काम करो कि तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, साथ साथ में रहने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं। न्यूट्रॉन को साथ में रखने का कारण ये है कि न्यूट्रॉन का एग्जिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि मास जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी एटम का तो न्यूट्रॉन को हम जो है कैलकुलेट उसमें करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए प्रोटॉन ने क्या किया, न्यूट्रॉन को उसके साथ में रख लिया, जिससे न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करने लगा। अकेला न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आई बात समझ में? तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में आ गए, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए, साथ में आ गए, तो यहां पर जनरेट होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कोई जगह नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस कोई जगह नहीं है, न्यूक्लियस बस एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जहां भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्कूल में या कॉलेज में कहीं पर भी जो है आपका एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ग्रुप कैसे होता है, जब आप लोग साथ में मिल जाते तो ही तो वो ग्रुप होता है। ठीक है, जब आप लोग अलग अलग हो जाते हैं तो फिर वो ग्रुप नहीं होता। वैसे ही न्यूक्लियस तब न्यूक्लियस होता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कंबाइन जब होते हैं तो इनके बीच में फोर्स काम करता है, ये ऐसे ही कंबाइन नहीं होते, इनके बीच में फोर्स काम करता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इनके ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, आप कहे आपके जनरल टॉक के हिसाब से। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाते हैं ये, और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस तरीके से एक पाथ जो है इनका क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, इनकी एक जगह जनरेट हो जाती है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो अब इलेक्ट्रॉन को भी पास में लेकर आना है हमको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पास में आ गए, अब इलेक्ट्रॉन कैसे पास में आएगा? तो देखो, जैसे प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन को देखा कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है और उसने उसकी हेल्प की, वैसे ही प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ बुलाने का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में घूम रहा है तो प्रोटॉन उसको बोलता है इधर आओ हमारे साथ आ जाओ, तुम हमारे साथ रहो, यहाँ वहां मत घूमो, भटक जाओगे, इस तरीके का जो है वो उसको एक तरीके से
लालच देता है, ऐसा समझ लो आप। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, प्रोटॉन की बात को मान लेता है और वो भी इनके पास आ जाता है। लेकिन लेकिन कंडीशन यहाँ पर बन जाती है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट उसके न्यूक्लियस में नहीं ला पाता, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ में न्यूक्लियस में वो जा ही नहीं पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ डिसाइडेड है, उसकी एनर्जी डिसाइडेड है। ठीक है, तो ये जो सर्कल ये जो बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, ये क्यों बन रहा है एक्चुअली में? क्यों इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में ही जो है घूमता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के? उसके पीछे एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, या हम कहें कि हमारे न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो प्रोटॉन ये कह रहा है कि भैया मेरे पास आ जा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास में रास्ता ही नहीं है उसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आने की कोशिश तो करता है लेकिन आ नहीं पाता है, उस चक्कर में क्या होता है, दोनों के पास में जो नेगेटिव चार्जेस है उसकी वजह से इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, और उस फोर्स की वजह से ये क्या करता है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। अब इसकी एनर्जीज डिसाइडेड है, या तो ये इस पाथ में जाएगा या तो वो इस पाथ में जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा वाले पाथ के अंदर वो नहीं जा सकता, न्यूक्लियस वाले एरिया में वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके लिए वो जगह ही नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी चढ़ाव से, किसी स्टेयर से आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चढ़ाव खत्म हो गए हैं और आप यहीं पर आकर क्या हो गए, रुक गए हैं। अब आपको कोई बोलेगा अरे और चढ़ाव उतरो, और चढ़ाव उतरो, और चढ़ाव उतरो, और स्टेयर से नीचे की तरफ जाओ, तो कैसे पॉसिबल है? वहां तो स्टेयर ही नहीं ना, वहां तो फ्लोर आ गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है और जो ये पाथ है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो पाथ है, ये पाथ ही खत्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। वो यहां से जंप करके यहां आ सकता है, लेकिन यहां से जंप करके वो यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका उसका स्टेयर, उसकी सीढ़ियां ही खत्म हो गई, वो तो फ्लोर आ गया ना, और फ्लोर पे वो नहीं जा सकता। उसकी टेंडेंसी ही नहीं है, उसका कैरेक्टर ही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो फ्लोर पर चले जाए। समझ में आ रही बात? तो यही रीजन है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जनरेट होता है। प्रोटॉन कहता है कि भैया मेरे पास आ जा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, और उसी गहमा गहमी में वो क्या करता रहता है, पूरे एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमता रहता है। आई बात समझ में? इसीलिए एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिटल पाथ होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और इस तरीके से आपके एटम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया, ये कितने मिनट में हुआ, कितने सेकंड में हुआ? तो देखिए, बिग बैंग हुआ था 0 सेकंड में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये जो फॉर्मेशन मैंने आपको इतनी सारी कहानी जो बताई है, वो लेस देन 1 सेकंड में हुई है, लेस देन 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारा टाइमलाइन और आगे बढ़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम हमारे काम की चीजें देखेंगे। इसके बाद में होता है न्यूक्लियोसिंथेसिस। न्यूक्लियोसिंथेसिस में क्या होता है, आपकी लाइट जो है क्रिएट होती है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो गया, आपके प्रोटॉन का जनरेशन हो गया, आपके न्यूट्रॉन का जनरेशन हो गया, तो उससे क्या होगा, आपके लाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस सिंथेसिस में क्या हो गया, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, एटम नहीं बन रहा है, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को कि जो हीलियम है, हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, तो हीलियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है क्रिएट होती है, न्यूक्लियस के अंदर लाइट क्रिएट होती है, तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि लाइट का क्रिएशन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे ही कंबाइंड होते हैं तो एक लाइट न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेनली कौन है, आपका हीलियम है। ध्यान रखिएगा, मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूं, ना कि एटम की। इसके बाद में क्या होगा, ये तो हो गया क्या, स्टार्टिंग में बिग बैंग थ्योरी का 0 सेकंड से लेके 3 मिनट 20 सेकंड के बीच में इतना प्रोसेस हुआ है। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियस तक का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन बिग बैंग थ्योरी होने के 3,80,000 साल बाद एटम का फॉर्मेशन होता है, और इन सारी प्रोसेस से एक एटम का जनरेशन होता है, एक एटम जनरेट होता है।
एक एटम पैदा होता है, ठीक है, और वो पहला एटम जो है वो हाइड्रोजन होता है। आई बस समझ में? जो पहला एटम यूनिवर्स बना रहा है वो हाइड्रोजन है, ना कि हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जो पहला एटम बना है बिग बैंग थ्योरी के 3,80,000 साल के बाद, वो बना है आपका हाइड्रोजन। इस समय तक जो टेम्परेचर था यूनिवर्स का वो ड्रॉप होकर माइनस कितना ड्रॉप हो गया, तो वो हो गया है 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो गया है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है आपके यूनिवर्स का। ठीक है, आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन भी कंबाइन हो चुका है, प्रोटॉन भी कंबाइन हो चुका है, और न्यूट्रॉन भी कंबाइन हो चुका है, और उनका एक फिक्स्ड पाथ बन चुका है, और उस फिक्स्ड पाथ को बनने में 3,80,000 साल लगे हैं, और फाइनली हमारा एक एटम बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से हमारे एटम का जनरेट होना शुरू होता है। फिर इसी के बेसिस पे फिर बहुत सारे एटम्स जो है वो फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, आज की अगर हम बात करें 2026 में, तो प्लैनेट, स्टार, ह्यूमन और हमारी जो केमिस्ट्री है ये बहुत सी चीजों से मिलकर बनी है। हमने क्या देखा, जीरो से देखा हमने, जब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन अगर आप आज की चीजें देखेंगे तो आज की चीजों में देखिए आपके आसपास कितनी सारी चीजें जनरेट है। आपके आसपास जो है पेड़ है, पौधे है, हवा है, पानी है, नदियां है, पहाड़ है, आप है, मैं हूं, आपका कंप्यूटर है, आपका घर है, कितनी चीजें बनी है उस 1 इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट होने की वजह से। मैंने आपको बताया था 1 मिलियन बने थे इलेक्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन, और वो आपस में टकराए थे, इस वजह से यूनिवर्स ने 1 मिलियन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनाया था। उस 1 इलेक्ट्रॉन पर हम लोग आज जो है सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा टेम्परेचर यानी कि जो यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर -270 डिग्री तक आ चुका है। After a billions of year of evolution, we have life, nature, science and endless possibilities. ठीक है, आगे भी बहुत सी possibilities जो है हमारे यूनिवर्स की आती रहेंगी, ये अभी रुकने वाला नहीं है। तो ये बिग बैंग थ्योरी का एक पूरा टाइमलाइन है जो मैंने आपको बता दिया है। इनफाइनाइट जर्नी है ये, इनफाइनाइट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक ये जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एटम का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये एक बेस था, मुझे लग रहा था कि ये जो चीज है वो कोई नहीं बताता है ठीक तरीके से, या किसी यूट्यूब लेक्चर में ये चीज शायद बताई हो, या मुझे नहीं लगता है कि बताई है। अगर बताई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो है एक कोर बेस है जो सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एटम एग्जिस्ट कैसे करा। फिर इसके बाद में जब साइंटिस्ट वगैरह आ जाएंगे तो उनकी बहुत सारी थ्योरी है कि किस किस तरीके से एटम आया था। किसी ने सही थ्योरी दी, किसी ने कंफ्यूजन वाली थ्योरी दी, किसी ने फिर फाइनली एटम का एग्जिस्टेंस बताया कि किस तरीके से एटम आया। तो वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।